मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज के हमारे तीसरे अतिथि और रिसोर्स पर्सन डॉक्टर विश्राम मीणा को। डॉक्टर विश्राम मीणा भी काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विश्राम मीणा इतिहास के सहायक आचार्य हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से हैं। वर्तमान में आप नवाचार और कौशल विकास प्रकोष्ठ कमिश्नरेट जयपुर में पदस्थापित हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आपकी विशेषज्ञता अथवा स्पेशलाइजेशन है। इससे पहले आप जूनियर साइंटिस्ट इन BAR से बार्क इसरो, असिस्टेंट कमांडेंट इन CAPF, सेक्शन ऑफिसर इन होम मिनिस्ट्री और 4 बार आप राजस्थान स्टेट और सबऑर्डिनेट सर्विसेज में सिलेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर विश्राम मीणा, आपका ज्ञान गंगा कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज के आपके व्याख्यान का विषय है इतिहास के अध्ययन अध्यापन में भूगोल की उपयोगिता। किसी भी क्लास में जब हम इतिहास की पुस्तक खोलते हैं, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी काल का इतिहास हो, सबसे पहला चैप्टर उस स्थान विशेष के भूगोल के बारे में होता है। अंतर अनुशासनात्मक अप्रोच के आने से पहले ही हम यह जानते हैं कि इतिहास के निर्माण को प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा कारक है वह स्वयं भूगोल है। इसलिए भूगोल की जानकारी इतिहास की आत्मा है। ये कहा जाता है कि जिसने भूगोल पर नियंत्रण किया उसने इतिहास को नई दिशा प्रदान की और जिसने इतिहास बनाया उसने भूगोल का तार्किक अध्ययन किया। डॉक्टर मीणा, आप सादर आमंत्रित हैं। कृपया अपने व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। डॉक्टर मीणा। नमस्कार सभी को। मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैं सर्वप्रथम राजकीय महाविद्यालय बूंदी के प्राचार्य सर PK सालोदिया साहब का, हिस्ट्री विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उषा व्यास मैम का और इस ज्ञान गंगा प्रोग्राम की आयोजन सेक्रेटरी डॉक्टर सविता चौधरी मैडम का हार्दिक आभारी हूं कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया है आप सभी इतिहासकारों के बीच में आने का और अपनी बात कहने का। इसके अलावा मैं दिलीप कुमार राठौड़ जी, जो कि बूंदी कॉलेज में ISDC सेल के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। चूंकि मैं इस व्याख्यान को प्रारंभ करूं तो इससे पहले मेरे पास एक दुविधा भी है और एक दोहरा दायित्व और कर्तव्य भी है इस समय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैम ने एड्रेस किया कि मैं अभी ISDC सेल कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन में पदस्थापित हूँ और पूरे के पूरे जो ज्ञान गंगा का जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसकी प्लानिंग से मैं जुड़ा हुआ एक्टिव मेंबर हूँ। तो मैं जितने भी ज्ञान गंगा के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी मैं अपने इस व्याख्यान पर थोड़ी देर से आऊंगा, पर पहले मैं अपना मंतव्य प्रकट कर दूं कि ये ज्ञान गंगा का जो प्रोग्राम है वो क्यों अप्रोच किया जा रहा है। ज्ञान गंगा के प्रोग्राम में अगर आपने देखी होगी तो सारे सब्जेक्टों की एक जनरल थीम है, इनिशिएटिव फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सीलेंस इन और प्रपोज्ड सब्जेक्ट, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अध्ययन अध्यापन में उत्कृष्टता के लिए क्या नवीन किया जा सकता है। चूंकि वर्तमान में अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा ज्ञान है और ज्ञान का कोई सीमा भी नहीं है और ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो बाजार में व्यावसायिकता से और बाजारीकरण के दौर से प्रभावित है, होना भी चाहिए और हम सभी लोग भी हैं। अब चूंकि हम सब लोगों की उपयोगिता ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा जुड़ी हुई है। अब ये कोविड-19 का ये दौर चल रहा है और कोविड-19 के दौर के बाद हमें वापस ऑफलाइन क्लासेज में जाना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में आज जो हमारी सबसे बड़ी जो मेजर जो प्रॉब्लम जो देखने में आई है, क्योंकि मैं भी 9-10 साल से इसी प्रोफेशन में हूं और मैंने भी ये रियलाइज किया है कि स्टूडेंट्स है पर्टिकुलर साइंस के सब्जेक्टों की अगर हम बात छोड़ दें, क्योंकि साइंस के सब्जेक्टों के काफी फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से विद्यार्थियों को क्लासरूम तक आना पड़ता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट है
उन पर एक तरह से विद्यार्थियों की जो क्लास तक जो एक्सेस होती है उसमें एक तरह से उनमें निराशा का भाव होता है कि हम क्लास में क्यों जाएं। ये समस्या विद्यार्थियों की नहीं है, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के जितने भी जो सब्जेक्ट है उनके शिक्षण की समस्या है। तो इन्हीं बातों को लेकर के ज्ञान गंगा की एक अप्रोच है। इसमें क्योंकि आप सभी मेरे साथी हैं, सभी इतिहासकार हैं, इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो यहाँ पर केवल ज्ञान संवर्धन करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ज्ञान गंगा कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम अपने अध्ययन और अध्यापन की स्किल को किस प्रकार से विकसित करें ताकि विद्यार्थियों का हमसे जुड़ाव, और जो विद्यार्थी हमारी कक्षा में आ जाए उसको कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि उसके सभी उद्देश्यों की उससे पूर्ति हो जाए। तो इन्हीं बातों को लेकर के ये ज्ञान गंगा का कार्यक्रम है। अब मैं अपनी ये बात पे आता हूं कि जो आज का मुझे लेक्चर अलॉट किया गया है कि इतिहास के अध्ययन अध्यापन में भूगोल की क्या भूमिका है। चूंकि आप सभी जानते हैं कि इतिहास का जो विषय है, अगर हम इतिहास के विषय को जब भी हम पढ़ते हैं, अपने साथियों के बीच में देखते हैं, तो एक बात बड़ी सुनने को मिलती है कि इतिहास की आप किस विषय के आपका अध्ययन अध्यापन है, तो अपन कहते हैं कि सर मैं हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। तो कोई जो अदर सब्जेक्ट का है, यानी विशेषकर साइंस फैकल्टी का है या स्टूडेंट्स है, तो उनको एक तरह से क्लासों तक उनकी अप्रोच उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण मुझे नजर आता है वो है कि हमारे इतिहास के शिक्षण के जो कौशल है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि अगर हम केवल अतीत की घटनाओं को इससे जोड़े रखेंगे और विद्यार्थियों की बाजार की मांग को और व्यावसायिकता की मांग को अगर हम पूरा नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेज में आपके क्लासरूम तक आएगा। और अगर विद्यार्थी आपके क्लासरूम तक नहीं आ रहा है तो हमारे जो ज्ञान की है वो किसी भी प्रकार से कोई सार्थकता नहीं होगी। तो हमें जैसा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अगर हम पढ़ाएं, किसी भी विषय को अगर हम विभिन्न विषयों के साथ कनेक्ट करके पढ़ाएं, तो वो विद्यार्थी है उसको वहां पर उस सब्जेक्ट के अलावा अन्य विषयों की भी उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलेगी और उसका ऐसा जुड़ाव पैदा होगा कि वो आपको देखते ही आपके क्लासरूम में आपसे आकर के संपर्क करेगा, या जहां कहीं भी आप उससे रूबरू होंगे, प्रत्यक्ष रूप से आप उसे मिलेंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ ये सर हैं जिससे मुझे पढ़ना है, या इनसे मुझे कुछ मिल सकता है, या मेरे जीवन की नैया इनके द्वारा पार हो सकती है। तो इतिहास का जो अध्ययन है और शिक्षण है, इसकी खामी को हमें दूर करना होगा। लेकिन इसकी खामी को हम तभी दूर कर सकते हैं जब इतिहास को हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ाएं। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के ही एक बिंदु के साथ मैं आज आपके समक्ष आया हूं कि हम बात करते हैं कि इतिहास के अध्ययन अध्यापन में भूगोल की क्या भूमिका है। मैं तो ये कहूंगा कि इतिहास की आत्मा और इतिहास का हृदय और मस्तिष्क ही भूगोल है, क्योंकि बगैर भूगोल के अध्ययन के आप इतिहास की सही और सार्थक जानकारी अपने विद्यार्थियों तक संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा है कि अगर मैं बात करूं प्रारंभिक दौर से, अगर हम बात करें प्रारंभिक दौर से, जब हम मानव सभ्यता के प्रारंभिक दौर की बात करते हैं, ये वो युग था जब मनुष्य का इस धरा पर आविर्भाव हुआ था। तो आप देखते हैं कि उस समय के प्रारंभिक मनुष्य का जो दौर था उसको पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किस चीज ने किया? हम देखते हैं कि जलवायु ने, उस समय की पर्यावरण और पारिस्थितिकी ने मनुष्य के जीवन को आकार और शक्ल प्रदान की। ये वो प्रारंभिक मनुष्य था जिसका कालांतर में धीरे धीरे एक होमो सेपियंस, यानी जिसे हम आधुनिक मनुष्य कहते हैं, अधिक कुशाग्र बुद्धि वाला मनुष्य कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं पाषाण युग की। पाषाण युग या प्रस्तर युग या स्टोन एज जिसे हम कहें, तो वो प्रारंभिक मनुष्य था जिसके पूरी के पूरा जो जीवन है वो प्रकृति पर आश्रित था, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित था। और जलवायु के कई दौर जाने के बाद में, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रारंभिक दौर था वो हिम युग था। उस हिम युग की और जलवायु की जब तक हम विद्यार्थियों को अगर जानकारी नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम प्रारंभिक मानव सभ्यता के दौर को उस विद्यार्थियों को भली भांति समझा पाएंगे। चूंकि भूगोल के अंतर्गत एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे विषयों का समावेश है, और इतिहास का एक अच्छा टीचर बनने के लिए, इतिहास का एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए
चूंकि हमारी चुनौती ये है कि हमें क्लासरूम में बच्चे को अपने से बंधे रखना है। उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट है उसकी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी हो, उसकी बाजार की मांग भी पूरी हो, उसकी व्यावसायिकता के उद्देश्य भी पूरी हो। इन चीजों को हमें भूगोल के साथ अगर हम इतिहास का अध्ययन और अध्यापन करवाएं तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थी है उसका आपके साथ जुड़ाव भी होगा और हम अपने इस विषय के साथ एक तार्किक न्याय भी कर पाएंगे। बात कर रहा था मैं प्रारंभिक दौर के मानव सभ्यता के विकास की कहानी की। चूंकि वो जो दौर था उसमें जलवायु ने पूरी तरह से मनुष्य को नियंत्रित किया। प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का मनुष्य के एक आकार देने में, एक शक्ल देने में और सभ्यताओं के प्रारंभिक दौर की पटकथा लिखने में बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हम भूगोल के अंतर्गत देखते हैं कि स्थलाकृति का अध्ययन किया जाता है, कहीं पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां हैं। इसके अंतर्गत ही हम जलवायु का अध्ययन करते हैं कि किस इलाके की किस प्रकार की जलवायु थी। इसी के अंतर्गत हम मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत हम सामुद्रिक संसाधनों का या जनांकीय जनसंख्या की संरचना, इन सारी बातों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप्त सैंधव की संकल्पना एक अपने प्रारंभिक इतिहास में आती है। ये सप्त सैंधव की वही संकल्पना है जिसे हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति की जो शुरुआत है, वैदिक संस्कृति का जो ओरिजिन स्पेस है, वो कहीं ना कहीं सप्त सैंधव सभ्यता के क्षेत्र में विकसित हुआ। लेकिन सप्त सैंधव, जब तक आप विद्यार्थी को सप्त सैंधव की संकल्पना की सप्त सैंधव है क्या, चूंकि सप्त सैंधव सीधा सीधा ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अपवा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। एक 7 नदियां हैं, एक 7 नदियों का कनेक्टेड पॉइंट था जिसे हम कहते हैं सप्त सैंधव। तो उन जैसे कि नदियों के बारे में अगर आप कभी इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, मैं केवल आपका ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ केवल ये कह रहा हूं कि इस ज्ञान गंगा के कार्यक्रम की जो थीम है वो केवल आपका ज्ञान संवर्धन करना नहीं है, केवल वो स्किल डेवलप करना है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों तक बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब सप्त सैंधव की बात करते हैं, चूंकि सप्त सैंधव वो दौर था या वो संकल्पना है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का विकास है, यहां से हुआ। लेकिन सप्त सैंधव अपने आप में बताने के लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम की अच्छी जानकारी हमें होना आवश्यक है। चूंकि जहां भी आप देखते हैं, जब तक ड्रेनेज सिस्टम का मतलब अपवा प्रणाली का मतलब नदी तंत्र, नदियां किस प्रकार से प्रवाहित होती है, और यही वो नदियों का सिस्टम था जिन्होंने प्रारंभिक सभ्यताओं का विकास किया। चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका विकास आप सभी जानते हैं कि उसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे पर इन सभ्यताओं का विकास हुआ। चाहे हम मिस्र की नील नदी सभ्यता की बात करें, या मेसोपोटामिया की दजला फरात नदियों के किनारे सभ्यता की बात करें, या अपन कहें कि 600 BC में गंगा की घाटी में विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ये कल्पना नहीं कर सकता, और मैं सभी साथियों से भी ये उम्मीद करता हूं कि जब भी हम जैसे प्रारंभिक भारत के इतिहास की बात करें या इतिहास के किसी भी बिंदु की बात करें, तो हमें अगर विद्यार्थी को हम इतिहास की सामग्री के साथ साथ हम सबसे पहले अगर उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, जैसे हम अगर मैंने कहा कि वैदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो वैदिक संस्कृति में सबसे पहले हम उन नदियों का इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि उस विद्यार्थी के लिए वो प्रतियोगी परीक्षा में भी वो चीज उपयोगी होगी और वो विद्यार्थी हमसे जुड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि सर सिर्फ इतिहास का ही अध्ययन नहीं करवा रहे, सर हमें इसके साथ साथ भूगोल की भी जानकारी दे रहे हैं, और भूगोल का एक बहुत बड़ा व्यापक परिक्षेत्र है, पर्यावरण की भी हमें यहाँ से जानकारी मिल रही है, इसके अलावा हमें पारिस्थितिकी की भी यहाँ से जानकारी मिल रही है। तो हम बात कर रहे थे कि नदी घाटी सभ्यताओं के किनारे ही, नदियों के किनारे ही विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ। चाहे मिस्र में नील नदी के किनारे की सभ्यता की बात करें, या मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, या अपन कहें कि 600 BC के आसपास महाजनपदों के उदय हुआ और ये सिंधु घाटी, गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रारंभिक जो सेटलमेंट है वो हुआ। तो हम नदियों के सिस्टम के माध्यम से, नदियों को अप्रोच करके अगर हम इतिहास को पढ़ाने का प्रयास करें तो विद्यार्थी है उसको बेहतर तरीके से लाभान्वित होंगे, और हमारा इतिहास का शिक्षण कौशल है वो भी एनहेंसमेंट होगा, उसमें भी एनरिचमेंट विद्यार्थियों को मिलेगी। चलो हम थोड़ा सा और बात आगे करते हैं। कुछ लोगों को जैसे अमूमन, क्योंकि मेरा बेसिक जो बैकग्राउंड रहा है वो साइंस बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि मैंने MSc किया यहाँ पर और BSc किया था, मुझे भी उस समय लगता था कि इतिहास जैसे विषय में पढ़ने में क्यों पढ़ा जाए। लेकिन धीरे धीरे जब इतिहास का विषय का अध्ययन किया विभिन्न कारणों से, और उसको ज्योग्राफी के साथ पढ़ करके जोड़ करके मैंने देखा,
तो मुझे लगा कि इतिहास का जब तक हम अध्ययन नहीं कर सकते तब तक भूगोल को हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी अपने ऐतिहासिक कालक्रम की कोई घटनाएं हुई हो या किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने कोई भी इतिहास रचा हो, उस भूगोल क्या अगर उसने सही समझ है, उसको उस परिवेश की, उस पर्यावरण पारिस्थितिकी की अगर उसको सही समझ है, तो उसने इतिहास में अपना नाम भी कमाया है और इतिहास ने उसको समृद्धि भी दी है। लेकिन अगर उसने भूगोल की अनदेखी की है, अगर किसी व्यक्ति ने भूगोल की अनदेखी की है और ऐतिहासिक व्यक्तित्व या ऐतिहासिक घटनाक्रम है, तो उसने उसकी विनाश लीला है, उसकी पटकथा भी लिखी है। इसका एक मैं सीधा सा आपको उदाहरण देता हूं। आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि ज्ञान के आप भी अथाह पुंज हैं, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि किस प्रकार से भूगोल की उपेक्षा करने का परिणाम इतिहास में किसी व्यक्ति को दंड के रूप में मिला और किसी व्यक्ति को पारितोष के रूप में मिला। नेपोलियन बोनापार्टा से आप सभी परिचित होंगे। नेपोलियन बोनापार्टा वो था जिसने एक समय पूरे यूरोप है उसको रौंद दिया। नेपोलियन बोनापार्टा की जब हम महाद्वीपीय नीति की बात करते हैं, तो नेपोलियन बोनापार्टा ने अगर ठीक से अपने आसपास के भूगोल का ठीक प्रकार से अध्ययन किया होता, तो शायद उसको महाद्वीपीय नीति में उतनी वो जो असफलता का सामना करना पड़ा और वो महाद्वीपीय नीति उसके पतन का कारण बनी, वो नहीं होती। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टा उस सामुद्रिक शक्ति से टकराया इस महाद्वीपीय नीति के कारण से, जिस सामुद्रिक शक्ति ने, सामुद्रिक शक्ति की मतलब मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर वो जो राज्य किया वो सिर्फ एक ही कारण से किया कि उसने सामुद्रिक शक्ति की संभावनाओं और क्षमताओं का अच्छी तरह से विश्लेषण किया। उसके जो पूरे के पूरे जो पॉलिसी मेकर थे, उनका सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी होती थी, एक मैपिंग होती थी, और भूगोल के तथ्यों को उन्होंने एक सहसम्मान करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में, आपको जैसा कि जानकारी है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दौर स्थापित किया। नेपोलियन बोनापार्टा ने इन्हीं चीजों की अनदेखी की। अगर नेपोलियन बोनापार्टा को अपने उस भूगोल की अगर यथार्थ जानकारी होती, तो नेपोलियन बोनापार्टा को, मुझे नहीं लगता कि नेपोलियन बोनापार्टा असफल हो गया होता उस अपनी महाद्वीपीय नीति में। और नेपोलियन बोनापार्टा एक और चीज में उलझ गया, जैसा रूस के साथ जब उसका अभियान हुआ, रूस के साथ अभियान में, क्योंकि रूस की जो टोपोग्राफी है, जब भी हम विश्व इतिहास को पढ़ाएंगे तो विश्व इतिहास की ज्यादातर जो घटनाएं हैं, और विश्व इतिहास में चाहे प्रथम विश्व युद्ध की बात करें या सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर या नेपोलियन बोनापार्टा की कुछ भी बात करें, तो रूस हमेशा एक बेनिफिशियल पोजीशन में रहा है। और जबकि रूस से टकराने वाली सारी की सारी जो शक्तियां हैं, उनको पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि रूस की जो ज्योग्राफी ने उसको इस प्रकार से एक बेनिफिशियल पोजीशन में ला करके खड़ा कर दिया कि जो भी देश अगर बगैर स्ट्रेटेजी के, बगैर रूस के भूगोल को अगर उनको समझे बगैर उसने उस पर आक्रांत के रूप में एक आक्रमण किया, तो उन सबको मुंह की खानी पड़ी। नेपोलियन बोनापार्टा ने अपना अभियान शुरू किया। आपने देखा होगा कि नेपोलियन बोनापार्टा ने पश्चिमी यूरोप से अभियान शुरू किया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टा को साइबेरिया की टोपोग्राफी के बारे में मालूम नहीं था। नेपोलियन बोनापार्टा को जो रूस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले साइबेरिया, उसकी क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पता नहीं था, वहां के पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में पता नहीं था। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टा अपने विजय के नशे में इतना मतांध था कि उसको लगता था कि मैं भूगोल पर विजय पा सकता हूँ, मैं प्रकृति पर विजय पा सकता हूँ, मैं क्लाइमेटोलॉजी पर विजय पा सकता हूँ, मैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर विजय पा सकता हूँ। आप सभी जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टा का क्या असर हुआ। अगर नेपोलियन बोनापार्टा साइबेरिया या रूस के खिलाफ अभियान नहीं करता, तो नेपोलियन बोनापार्टा का आज इतिहास में वो एक अलग ही स्पेस होता। वो नेपोलियन बोनापार्टा हो सकता है कि पूरी दुनिया को विजित कर लेता, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टा की जो सबसे बड़ी जो गलती है, सबसे बड़ी जो खामी रही है, वो भूगोल की उपेक्षा और अवहेलना करना रहा। तो एक सबसे सटीक उदाहरण, अब इसी जर्मनी के अगर मैं बात करूं वापिस की भूगोल की उपेक्षा का क्या परिणाम निकला, तो आपने देखा कि हिटलर ने भी वही गलती की, या अपन कहें कि प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी के जो सम्राट थे, उन्होंने भी सेम वही गलती की। क्योंकि जब भी वो रूस से टकराए, क्योंकि रूस की टोपोग्राफी ने, टोपोग्राफी का मतलब एक ज्योग्राफी का शब्द है कि स्थलाकृति, स्थलाकृति का मतलब उसकी पूरी की पूरी भू संरचना का आपको पता होना चाहिए। जब भी हम किसी भी जगह पर जाते हैं, अब चूंकि इतिहास को हमने इस तरह से ही पेश किया है कि राजा महाराजाओं की या ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, उन्होंने कुछ कारनामे किए, राजा महाराजाओं ने कोई लड़ाई की, तो उसके आधार पर हम इतिहास की एक तस्वीर पेश कर देते हैं। और यही हमारे एक शिक्षण में सबसे बड़ी समस्या होती है। हमें इन चीजों से बाहर निकल करके
आपको सिर्फ क्या है कि ज्योग्राफी की टोपोग्राफी से हिस्ट्री को जोड़ना होगा, उसकी एनवायरनमेंट से जोड़ना होगा, उसकी इकोलॉजी से जोड़ना होगा, क्लाइमेटोलॉजी से आप जोड़ दो, ओशनोग्राफी से आप जोड़ दो, और उसके ड्रेनेज सिस्टम से आप जोड़ दो, उसके मिनरल से जोड़ दो, डेमोग्राफी से अगर आप जोड़ दोगे तो आपका इतिहास का अध्ययन और अध्यापन मुझे लगता है कि बड़ा सार्थक होगा। कुछ और बातों की हम बातें करते हैं कि मैंने कहा कि ये तो दंड के रूप में मिला क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टा ने भूगोल की उपेक्षा की। जर्मनी का जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, जर्मनी के उस समय के सम्राट हो, या सेकेंड वर्ल्ड वार में उसमें हिटलर दोनों ने भी भूगोल की उपेक्षा की। उन्होंने भूगोल को, अगर वो तार्किक अध्ययन करते, अगर भूगोल को वो सही प्रकार से समझ पाते, भूगोल का मतलब एक पूरी की पूरी प्रकृति है। आज के दौर की हम अलग बात कर सकते हैं। आपके मन में ये जिज्ञासा आ रही होगी कि आज तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है और कहीं पर भी प्लेन है, फाइटर प्लेन से, मिसाइल से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है, उसमें भूगोल की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा पूरा का पूरा अध्ययन और अध्यापन स्टूडेंट्स के जो बीच में है, वो उन्हीं मोस्टली जो मैं कह रहा हूं कि 2000 से पहले के इतिहास के कालक्रम को या कालखंड को हम पढ़ाते हैं, और उस कालखंड को हम जब तक अप्रोच नहीं कर सकते तब तक हमें किसी इलाके की टोपोग्राफी के बारे में मालूम नहीं हो, किसी इलाके की क्लाइमेटोलॉजी के बारे में नहीं हो, पर्यावरण परिस्थिति के बारे में मालूम नहीं हो। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि ताम्रपाषाण कालीन जैसे की जो सभ्यता है, जैसे खेतड़ी, खेतड़ी में गणेश्वर जो है, जिसको कहता है कि सभी ताम्रपाषाणी की जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी यानी मदरलैंड कही जाती है। लेकिन गणेश्वर को ही ताम्रपाषाणी सभ्यताओं की जननी स्थली क्यों कहा जाता है, इसके पीछे अब अगर आप देखेंगे तो उस इलाके की टोपोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान था। टोपोग्राफी का मतलब वहां पर तांबे की सहज उपलब्धता थी, और तांबे की सहज उपलब्धता यानी आज भी खेतड़ी है जो इलाका है वो आज भी तांबे के लिए जाना जाता है। तो हम अगर विद्यार्थियों को, अगर हम थोड़ा बहुत खनिज संसाधनों के बारे में अगर बात कर लें तो विद्यार्थियों का हमारे साथ जुड़ाव भी होगा। हम गणेश्वर सभ्यता को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम भूगोल के अंतर्गत खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बारे में हमारी जानकारी नहीं है। कुछ और बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कि संगम साहित्य की और संगम युग की बात करें, संगम युग और संगम साहित्य का जो दौर था वो 200 बीसी से लगाकर 300 एडी के बीच का कहीं वो समय था। क्या आपने पहले पूरे इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि उससे पहले कहीं आपको ये जिक्र मिलता है कि भारत का या भूमध्य सागरीय पार देशों के साथ कोई व्यापार होता था, या सी रूट से किस प्रकार का व्यापार होता था? मुझे लगता नहीं कि उस प्रकार की जानकारी हमारे पास उपलब्ध थी। लेकिन प्रथम सदी के आसपास या प्रथम दूसरी सदी बीसी के आसपास या एडी के आसपास जब जैसे ही मानसून हवाओं का पता चला, और मानसून हवाओं का पता चला तो अपन ने देखा कि जितने भी आज अपन कहते हैं कि सुदूर दक्षिण का इलाका, जहां पर चोल, चेर और पांडे उस समय के तीन संगम दौर के तीन बड़े राज्य थे, और उनका अपन ने देखा कि भूमध्य सागर पारीय देशों के साथ है व्यापार होता था। लेकिन जब तक मानसून हवाओं का जो ज्ञान है, लेकिन जब तक मानसून हवाओं का ज्ञान नहीं हुआ था तब तक भारत के इस क्षेत्र को उतनी प्रभुता और उतनी महत्ता हासिल नहीं हुई थी। ना विदेशी व्यापारी है उनका भारत के साथ व्यापार बढ़ा था। और संगम काल और संगम दौर में, संगम काल और संगम दौर की बात करें, संगम साहित्य में बहुत सारे भूगोल के इन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया। मैं कुछ आपको, जैसे विदेशी इतिहासकारों के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी, या उस समय के मैं कहूं कि प्लिनी की नेचुरल स्टोरी का, टॉलेमी की ज्योग्राफी, और कोई एक अज्ञात लेखक है उनका नाम अभी तक इतिहास में मालूम नहीं पड़ा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये वो तीन पुस्तकें थी जिन तीन पुस्तकों में उस समय के जिन्होंने भी ये पुस्तक लिखी उनके लेखक थे, उन्होंने उन तथ्यों का जिक्र किया भारत की भूगोल का, हिंद महासागर की पूरी जो अपन कहें कि पूरे के पूरे उसका ओशनोग्राफी की, और सुदूर दक्षिण के जो पूरा का पूरा जो टोपोग्राफी है उसको इस तरह से उन्होंने वर्णन किया, और वो पोटेंशियल बताई कि यहाँ पर किन किन चीजों की डिमांड है। उन चीजों की डिमांड के आधार पर और उस व्यापार की संभावनाओं के आधार पर ही भारत का जो स्वर्णिम दौर है, मैं कहूं कि स्वर्णिम अगर शब्द का कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो स्वर्णिम दौर में या भारत को सोने की चिड़िया का जो दौर है, वो कहते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो रोमन साम्राज्य के साथ हमारा जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, वो ही दौर कहा जा सकता है। लेकिन रोमन साम्राज्य के व्यापार किसके कारण से संभव हुआ? मानसून हवाओं के बारे में उपयोगी जानकारी मिलने पर। मानसून हवाओं के बारे में जो जानकारी देने का श्रेय दिया जाता है वो हिप्पालस को।
तो यहाँ पर मैं आपको ये तथ्य इसलिए उद्घाटित कर रहा हूं कि जब हम मौर्योत्तर काल की अगर हम आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को पढ़ाएं तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत विद्यार्थियों के साथ मानसून हवाओं के बारे में जिक्र कर दें। मानसून हवाओं के बारे में अगर हम जिक्र करेंगे तो उस स्टूडेंट्स को भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून है, उसके बारे में भी बेहतर जानकारी मिल पाएगी। तो हमें इन चीजों को बारीकी से देखना है, लेकिन मैंने भी महसूस किया है और थोड़ा बहुत मैंने भी अपने शिक्षण में, मेरे कुछ साथी लोग हैं, आप चाहें तो, क्योंकि अपन सब लोग तो एक ही विभाग से हैं और इतिहास के सब आप लोग हैं, मैं सारे इतिहासकारों के सामने बोल रहा हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि आज सब लोग ज्ञान के अथाह पुंज है। तो मैं भी जब अपनी क्लास में जाता हूँ, मोस्टली जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मेरे सभी साथियों की मेरे से शिकायत रहती है, शायद आपकी भी होती होगी या आपसे भी आपके फैकल्टी मेंबर्स की होती होगी, क्योंकि ये तो अब मैं जो बोलूंगा तो ऐसे लगेगा अतिशोक्ति। मैं जब अगर जुलाई अगस्त से अगर क्लास लेना शुरू करता हूं तो फरवरी तक, जब तक मैं क्लास को स्टॉप नहीं करता, मेरी क्लास में कभी भी संख्या यानी 70-80 से कम नहीं रहती। इसके पीछे एक यही कारण है, क्योंकि मुझे जहां पर लगता है कि अगर यहाँ पर साइंस की कुछ इनको बच्चों को नॉलेज मिलनी चाहिए तो मैं इतिहास के साथ साथ वो नॉलेज है उन तक संप्रेषित करने का प्रयास करता हूँ। और मेरा जो मूल है, क्योंकि इतिहास को मैं जिस भूगोल के सर की सहायता से भी मैं पूरे के पूरे मैपिंग के माध्यम से भी उनको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और उनको मैं बात करता हूं कि आप लोग अगर बाहर जाएंगे तो ठीक है, आप कुछ कोचिंग करके आ रहे हैं, आपकी डिमांड है, तो अगर हम उन चीजों को, इतिहास को, अगर मैंने कहा कि जैसे हम क्लाइमेटोलॉजी, हमने प्रारंभिक दौर के सभ्यताओं की बात की या हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की कहानी की बात की, तो हम क्यों ना आपको प्रणाली को वहीं पढ़ा दे, क्यों ना हम क्लाइमेटोलॉजी को बच्चे को, मैं नहीं कहता कि विषय विशेषज्ञता की हम बात करें, लेकिन बच्चे को हम अगर इस तरह से हम जोड़ेंगे तो उस बच्चे की बेहतर समझ होगी। इसी प्रकार से मानसून हवाओं के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी देनी है कि मानसून हवाएं होती क्या है, मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है, और इन मानसून हवाओं के कारण से ही क्यों हमारा भूमध्य सागरीय देशों के साथ हमारा व्यापार जुड़ा, क्यों उत्तरी पूर्वी मानसून का क्या रोल है, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ हमारा व्यापार किस प्रकार से कनेक्ट हुआ। तो ये जो बातें हैं, इनको हम मानसून हवाओं के माध्यम से हम बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। चलो हम कुछ और बातें करते हैं। मैं अगर अपनी बात कहूं तो आपने जैसे कुछ चीजों को अगर आपने देखा होगा कि आज जो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वहां पर पेट्रोलियम, ये जो संसाधनों की संभाव्यता बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम संसाधनों की संभाव्यता के चलते आपको जैसा कि आप सबको विदित है और आप सबको इसकी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पेट्रोलियम फ्यूल, हम कहें कि जिसे जो आज के जो वर्तमान में जिस फ्यूल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोल और डीजल के अथाह भंडार अपन को पता है कि फारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों में है, अरब देशों जिसे कहते हैं। यही अरब देशों पर कंट्रोल करने को लेकर के आज पूरे विश्व इतिहास में शक्तियों के जो महाशक्ति है उनके बीच में जबरदस्त हो रहे हैं। तो हम अगर पेट्रोलियम फ्यूल की अगर थोड़ी बहुत बात कर ले, अगर हम अगर फॉसिल फ्यूल की बात कर ले, अगर हम पावर सोर्सेज की अगर हम बात कर ले, तो क्यों, तो आपको क्या लगता नहीं कि विद्यार्थी हमारी क्लास को छोड़ करके कभी जा पाएगा? विद्यार्थी कहीं भी होगा उसको लगेगा कि मैं दिन में चाहे किसी भी काम में एंगेज हो जाऊं, क्योंकि मुझे इन सर का लेक्चर सुनना है और इस सर के लेक्चर से मेरे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, मेरी कंपटीशन की भी अच्छी तैयारी होगी। तो हमें हर चीज को सिर्फ क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से करके देखना है। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में मैं ज्यादा भी जाने की आवश्यकता नहीं कहता कि अगर आप उसको इतिहास, आपको लगता है कि मेरी भूगोल में, जैसे हर कोई व्यक्ति होते हैं अपने ज्ञान में एब्सोल्यूट नहीं होता, अपने को लगता है कि जैसे मुझे शक्ति के संसाधन है, क्योंकि पेट्रोलियम संसाधनों को लेकर के पूरे विश्व में जबरदस्त होड़ है, और मैं कहूं कि उसके बाद में शीत युद्ध के दौर में ज्यादातर जो पूरी की पूरी जो घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार का कंपटीशन अपने चला है, वो पूरा का पूरा कंपटीशन सिर्फ इसी बेस पे आधारित था कि किस प्रकार से ज्यादा देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाए। और अधिकार क्षेत्र में लेने के पीछे जो दौड़ थी वो ही ये थी कि भूगोल पर नियंत्रण, उन बाउंड्रियों का सीमांकन करना जिसके आधार पर वो विश्व में अपनी वकालत कर सकते हैं, विश्व के मुखिया बनने की दौड़ में वो आगे रह सकते हैं, यानी रेस में सबसे प्रथम रहने के लिए सारा काम किया गया।
चलो हम भारत की बात करते हैं कुछ, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, भारत के संदर्भ में बात करता हूं। क्योंकि भारत में लंबे समय तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों का शासन रहा तो ये एक दौर है जो हम कह देते हैं कि भारत को 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ एक व्यापारिक कंपनी थी, और बाद में धीरे धीरे विभिन्न कारणों से भारत में कुछ इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ संभावनाएं थी, कुछ परिस्थितियों ने निर्माण किया, और उन्होंने एक लंबे समय तक भारत को उपनिवेश बनाए रखा, और 15 अगस्त 1947 को भारत को छोड़ करके। लेकिन ये तो एक हमारी सतही बात होगी जो हम विद्यार्थियों को संप्रेषित करते हैं। लेकिन अगर आप बैक में जाओगे तो चूंकि मैंने शुरुआत में भी अपने व्याख्यान के इनिशियल स्टेज पे भी एक बात कही थी आपसे कि ब्रिटेन को पूरी दुनिया में उपनिवेश स्थापित करने का मौका मिला, और यह भी कहा जाता था कि ब्रिटेन की दुनिया में कभी सूरज अस्त होता ही नहीं था। इसके पीछे सबसे बड़ा अध्ययन यह था कि ब्रिटेन में पूरे के पूरे जो था, ब्रिटेन का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो भूगोल के जो अध्ययन के आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का था। उनकी स्ट्रेटेजी इस प्रकार की होती थी कि क्योंकि उनको पता था कि वो एक सामुद्रिक शक्ति है, और एक सामुद्रिक शक्ति के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने उन सारे जो चेक पॉइंट्स हैं जो कि सी रूट से गुजरते हैं, उन चेक पॉइंट्स और सी रूट्स पर अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, और अपनी नौसैनिक जो बेस है उन्होंने वहीं पर बनाया, जिसके आधार पर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने एक समय तक अपन कहें कि वर्ल्ड का जो 40% इलाका है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था। ब्रिटेन ने भारत पर जब उन्होंने राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया तो उससे पहले उनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो फ्रांसीसी थे। लेकिन फ्रांसीसियों के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्रांसीसियों की जो रुचि है, क्योंकि जब नेपोलियन बोनापार्टा ने वो भूगोल के साथ छेड़छानी की, भूगोल के साथ उसने अनादर किया, अपमान किया, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उन चीजों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया। चाहे हम पुर्तगालियों की बात करें, क्योंकि पुर्तगाली भी भारत में आए थे, सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए, और ऐसा लग रहा था कि पुर्तगाली इस देश में एक लंबे समय तक टिके रहेंगे और पुर्तगालियों का ही साम्राज्य स्थापित हो गया। लेकिन पुर्तगालियों ने उस भूगोल की उपेक्षा की। भूगोल का मतलब उस सामुद्रिक जो शक्ति संचालन है, उस ओशियोनोग्राफी का अगर वो ठीक से अध्ययन कर पाते, अगर वो ओशियोनोग्राफी का ठीक से अध्ययन कर पाते तो हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटेन को भारत में कभी हुकूमत जमाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इतिहास सिर्फ क्या होता है, सही समय पर सही निर्णय लेकर के भूगोल का सम्मान करते हुए किसी ने अपनी योजना को इंप्लीमेंट किया है, उसी का इतिहास ने सम्मान दिया है, उसी को इतिहास ने एक प्रसिद्धि दिया, और इतिहास में आज उसी का नाम है। लेकिन जिसने भूगोल का अनादर किया, जिसने भूगोल का अपमान किया है, उसको इतिहास ने कभी माफ नहीं किया। इसलिए अगर हम भी भूगोल और इतिहास को अगर एक साथ कनेक्टेड करके पढ़ाएं तो हमारे साथ भी एक न्याय होगा, और हमारा भी एक अच्छे शिक्षण के रूप में, एक अच्छे टीचर के रूप में छवि है वो विद्यार्थियों के बीच में निर्मित होगी। और चूंकि हमारे समक्ष चुनौती आज जो सबसे बड़ी है वो इसी बात को लेकर के कि विद्यार्थियों को हमें हमसे कैसे बांधे रखना है। और चूंकि हम ज्ञान की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारी डिलीवरी बेहतर होनी चाहिए, और पूरे के पूरे जो ज्ञान गंगा कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है वो भी यही है। आज आप देखते हो कि जैसे मैं कुछ समसामयिक घटनाओं की ओर बात करता हूँ। समसामयिक इतिहास भी इतिहास के अध्ययन का एक पार्ट है। समसामयिक अध्ययन की अब आज बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जैसे नदियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, पठार है, पहाड़ है, इनकी बात। नदियों को लेकर के आज पूरी दुनिया में नदियों के जल को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, और नदियों ने पहले भी राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन का काम है वो किया है। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन के बात करूं तो पूरा का पूरा अगर अपन देखें, थोड़ा सा मैं पीछे वापस बैक में जाता हूं कि चाहे वो अर्ली हिस्ट्री की बात करें या मिडवल हिस्ट्री की बात करें, जो बीच के समय की बात करें, इन दौर में अगर आपने देखा हो तो प्रायद्वीपीय भारत में पूरा का पूरा जो संघर्ष है वो रायचूर दोआब को लेकर के चला। यानी वो तुंगभद्रा जो नदी के उत्तर और दक्षिण के इलाकों को लेकर के वो पूरा का पूरा जो लड़ाइयां हैं, जो संघर्ष है वो चला। और विंध्याचल पर्वतमाला ने कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में विभाजन का कार्य किया। मैं यहाँ पर विभाजन का कार्य कैसे किया इन बातों को नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम इस तरह के सांस्कृतिक विभाजन की बात कर रहे हैं, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के
सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में विभिन्नताओं की बात कर रही है, तो क्यों ना हम पर्वत श्रेणियों का विद्यार्थियों के बीच में जिक्र करें कि इस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी किस काल की है, इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किस प्रकार से नदियों ने इतिहास की दिशा का निर्माण किया है। आज हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के, या अपन क्या है कि सतलज है, चेनाब नदी के जो लेकर के पानी को लेकर के इधर से पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद चल रहा है, ब्रह्मपुत्र के मार्ग को बदलने का प्रयास जो चाइना के द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर के भी भारत का चाइना के साथ काफी टेंशन है। या इसी प्रकार से नेपाल के साथ लिपु लेक और काला पानी को लेकर के हमारी कुछ समस्याएं हैं। और बांग्लादेश को लेकर के हमारे कहते हैं कि जैसे गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के एक समस्या है। तो जब तक हम इन नदियों के बारे में, इस अफवाह प्रणाली के बारे में और किस प्रकार से मानव की इन पर निर्भरता है, इसको अगर हम नहीं समझा पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इस समसामयिक इतिहास की एक सही प्रकार से तस्वीर है वो विद्यार्थियों के समक्ष रख पाएंगे। मुझे जो इस व्याख्यान के लिए जो समय जो निर्धारित किया गया है वो सिर्फ 30 मिनट का समय निर्धारित है, तो मैं समझता हूं कि मैंने अपनी 30 मिनट है वो इस व्याख्यान में पूरी तरह से अपना पूरा समय ले लिया है। और अगर सर की अनुमति हो तो मैं कुछ और अपनी बात कहना चाहूंगा, वरना मैं कुछ शब्दों के साथ अपनी बात है उसको यही समाप्त करना चाहूंगा। सर मुझे क्या इजाजत है क्या कुछ और बोलने की? सर हमारे नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन का मैसेज आया है कि उनको जरूरी मीटिंग में वीसी सेक्रेटरीट जाना है, तो आप थैंक यू। हाँ सर, तो आप कंक्लूड करें, उसके बाद में 2-3 क्वेरीज हैं वो ले लेती हूँ। जी जी जी। तो मेरा आप सभी जो साथी लोगों से यही कहना है कि चूंकि मैंने शुरुआत में कहा कि मेरा दोहरा दायित्व और दोहरा कर्तव्य है, और मैं जो जनरल थीम जो ज्ञान गंगा के तहत प्रपोज की गई है उसे हटना भी नहीं चाहता, और लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स की चर्चा करें, ज्ञान संवर्धन करें। ज्ञान संवर्धन से इधर हमारा जो प्राइम उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि इतिहास के अध्ययन को और अध्यापन को और शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावशीलता प्रदान की जाए, विद्यार्थियों के साथ हमारी एक्सेस किस प्रकार से करें। तो भूगोल की मैंने बात की, तो अगर हम भूगोल को और इतिहास को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके अगर हम पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों की आपके साथ आत्मीयता भी स्थापित होगी, हम इतिहास की विषय वस्तु के साथ न्याय भी कर पाएंगे। और इतिहास सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपने देखा है कि पूरी राजनीति ही आज इतिहास में है। जिसकी इतिहास और भूगोल पर अच्छी पकड़ है उसी का इस दुनिया में नाम है। इतिहास और भूगोल पर अगर अपनी अच्छी पकड़ नहीं होगी तो हम इस विषय के साथ, हम विद्यार्थियों के साथ और हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति के उद्देश्य है उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर धर्मराज मीणा पूछना चाहते हैं, क्या अकबर ने भी भूगोल को समझने में गलती की थी? हाँ, अकबर की जो विफलता के जो कारण थे, अगर मैं बात करूं कि अकबर की जैसे सामुद्रिक नौसेना का उसको विकास करना चाहिए था, लेकिन सामुद्रिक नौसेना की और अकबर ने उतना ध्यान नहीं दिया। तो अकबर की जो अपन कहें कि अकबर के बाद में जो मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, और आपने देखा होगा कि ज्यादातर जैसे कि पुर्तगाली है या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सामुद्रिक शक्ति के बल पर, चूंकि भारत की जो जिस प्रकार से टोपोग्राफी है, भारत का जिस प्रकार से ज्योग्राफिकल यूनिट है, वो ये डिमांड करती है कि जो कोई भी शासक होता उसको अगर अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करना था तो सबसे पहले अपनी समुद्रिक सीमाओं की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करना था। लेकिन पूरे के पूरे जो मुगल सम्राट थे, न केवल अकबर ने बल्कि बाद के ने जो भी परिवर्ती मुगल सम्राट हुए, उन सब ने सामुद्रिक शक्ति की संभावनाओं की अनदेखी की, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का कहीं ना कहीं पतन हो गया। और आपने देखा होगा पुर्तगालियों ने मुगल साम्राज्य से कुछ क्षेत्र है हथिया लिए, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इसी सामुद्रिक शक्ति की श्रेष्ठता के आधार पर धीरे धीरे भारत से मुगल शक्ति को प्रतिस्थापित कर दिया। सर धर्मराज मीणा का ही दूसरा सवाल है, मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक कारकों की उपयोगिता के बारे में बताइए। मैंने जैसा कि कहा कि चूंकि इस विषय वस्तु की जो कंटेंट है बड़ा व्यापक था, लेकिन मैंने शायद मैं धर्मराज जी को ये कहना चाहूंगा कि मैंने शुरुआत में ये कहा कि मगध साम्राज्य के उत्थान में नदियों के किनारे से ही में कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ। तो मगध साम्राज्य के उत्थान में उसके भौगोलिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो वो विभिन्न प्रकार की नदियों के संगम पर स्थित था,
चारों तरफ से उसको पर्वत और पहाड़ियों की इस तरह के रूट पर स्थित था और वहां पर लोहे की खानों की उपलब्धता की भी आसानी थी, घने जंगल थे और हाथियों के भी वहां पर उपलब्धता थी। तो मगध साम्राज्य की जैसी भौगोलिक स्थिति, जैसी टोपोग्राफी उसके अनुकूल थी, वैसी उस समय के समकालीन अन्य महाजनपदों के पास नहीं थी। इसी का परिणाम है कि मगध को एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होने का अवसर मिला। सर, रोहिताश्व सिंह पूछना चाहते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा घाटी में प्रारंभिक सेटलमेंट के बारे में आपने बताया, ये क्या था? गंगा घाटी में प्रारंभिक सेटलमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी भारत की जो 40% जो आबादी है वो पूरी की पूरी कहां पर है, अपन कहते हैं कि गंगा यमुना दोआब के इलाके में है। और ये गंगा यमुना दोआब की जब बात करें तो यहाँ पर पहले घने जंगल थे, लेकिन बाद में जैसे ही लोहे उपकरणों की प्रधानता हुई तो इन जंगलों को साफ किया गया और यहाँ पर प्रारंभिक बस्तियां बसी। यहाँ पर फसलों का उत्पादन आज भी उसी व्यापक स्तर पर होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि इन नदियां वो जीवन रेखा थी जिनके कारण से सिंधु, ये गंगा में जो 620 ईस्वी में प्रारंभिक सेटलमेंट है, उनको वो आधार मिला। और उस समय चूंकि छोटी छोटी पतवारों के माध्यम से, छोटी छोटी नौकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता था, और चूंकि नदियां उस रूट से बहती हुई जाती थी तो उन्होंने भी उसके लिए जीवनदायिनी रेखा का काम किया। थैंक यू सर, क्वेरीज सारी आ चुकी है। आज की समय सीमा हम क्रॉस कर चुके हैं, 1 बजे तक का शेड्यूल, और एक हमारे रिसोर्स पर्सन का व्याख्यान अभी शेष है। तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत सर एक डेलिब्रेशन और आया है। सर, महाराणा प्रताप को अकबर से ज्यादा भूगोल की जानकारी थी, कुछ कहना चाहेंगे सर? यस मैम, मैं आई एम टोटली एग्री विद इट, क्योंकि अगर हम देखें तो महाराणा प्रताप ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इस इलाके की जो टोपोग्राफी है, महाराणा प्रताप ने उस तरह की उद्दंडता का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि उसने परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए, जबकि अकबर को उस इलाके की टोपोग्राफी, उस भूगोल की जानकारी नहीं थी। और महाराणा प्रताप, जैसे ही आपने देखा होगा कि जब उन्होंने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया तो महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं कि कोई उस तरह के उन्होंने आक्रामकता दिखाई, उन्होंने अपना जो इलाका है वो शिफ्ट कर लिया, चाउंड बना लिया, और पूरा का पूरा जो इलाका है वो अरावली की पहाड़ियों में घने इलाके में पड़ता है। जिसके लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो सेना थी, महाराणा प्रताप ने ट्रेडिशनल जो सैनिक है उन पर विश्वास नहीं करके जो उसकी जो भील सेना थी, जो परंपरागत गुरिल्ला और छापामार युद्ध में पारंगत थी, क्योंकि ये भी एक प्रकार के उस भूगोल के, उस परिवेश की, उस पर्यावरण पारिस्थितिकी की जानकारी की महाराणा प्रताप की समझ को दिखाता है कि उसने उस सेना पर विश्वास किया जो गुरिल्ला और छापामार युद्ध में पारंगत थी और वो भील सेना थी। तो महाराणा प्रताप इस मामले में अकबर से अग्रणी था। थैंक यू सर। सिंपली हम भूगोल का रोल हिस्ट्री में मानते रहे हैं, लेकिन आपने इतने वेरिड एग्जांपल्स के थ्रू इसे बताया कि हमें ये लगता है कि इतिहास तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जबकि हम उससे पहले भूगोल को महत्वपूर्ण बनाएं। सर, आपने एक बहुत ही उपयोगी व्याख्यान दिया, और आपके व्याख्यान के माध्यम से आपने ये भी संदेश देने की कोशिश की कि किस तरह से भूगोल को हिस्ट्री में इनकलकेट करते हुए हमें हमारे क्लासरूम टीचिंग को बेहतर बनाना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उपयोगी और विविध पक्षों को समेटे हुए अंतर अनुशासनात्मक व्याख्यान के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।